हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू की सीरीज़ में 1994 यानी 1994 और 1995 यानी 1995 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के साथ। पहला टॉपिक है आपका सिंधु सभ्यता से का सवाल पूछा गया है कि वही रिपीटेड सवाल है जो 1992 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। तो जाहिर सी बात है, पुरातात्विक खुदाइयाँ हुई थी, आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए थे, यही जो है इसी की वजह से पूरे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली। और जॉन मार्शल की अध्यक्षता में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता से आयुर्वेद अर्थात जीवन का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। आयुर्वेद दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन किस में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, आयुर्वेद का उदय कहाँ पे हुआ था, वैदिक काल में हुआ था। जीवन के विज्ञान के तहत स्वास्थ्य और बीमारियों के संबंध में उल्लेख कहाँ मिलता है सर्वप्रथम, तो सबसे पहले मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या है, औषधियाँ, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इनमें से निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देना, गुप्त काल में भी नहीं थी, मौर्य काल में भी नहीं थी, चोलों में भी नहीं थी, यानी इनमें से किसी में नहीं थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अगर स्त्रियों और पुरुषों के बराबरी की बात अगर करते हैं तो प्रारंभिक काल वैदिक काल में ही थोड़ी बहुत चीज़ें व्यवहारिक थी बराबरी का, लेकिन उसके बाद से स्त्रियों की दशाओं में सब लगातार गिरावट ही आई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म। तो इसमें आपको देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। बेहद आसान सा सवाल है कि कौन से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो सांख्य है। सांख्य के प्रतिपादक कौन है, तो महर्षि कपिल हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अद्वैतवाद के प्रणेता जो है आचार्य शंकर थे, उन्होंने क्या कहा था सांख्य को कि प्रधान मल्ल। तो प्रधान मल्ल किसने कहा था, तो आचार्य शंकर ने कहा था। आचार्य शंकर कौन है, अद्वैतवाद के प्रणेता हैं। और प्रधानमल किसको कहा था, तो सांख्य दर्शन को कहा था। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है, कणाद हैं। कर्म मीमांसा के जैमिनी और योग दर्शन के प्रणेता कौन थे, तो महर्षि पतंजलि थे। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग कि कनिष्क के समकालीन निम्न नामों का अध्ययन करिए और उसके उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करिए, यानी कि वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको जो है यहाँ पे रखना है। ठीक है, कि कनिष्क क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं, कनिष्क के समकालीन कौन कौन इसमें से थे। ठीक है, तो सीधी बात आप समझ लो, कालिदास जो है, कालिदास इसको एलिमिनेट करो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे, नवरत्न में से एक थे, तो 3 हटा दो, तो 3 हटा दो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, बचा क्या, 2 ऑप्शंस। कंबन जान सीधी बात है, साउथ के हैं। साउथ जो है वो कंबन चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में थे, तो ये भी हट गया, यानी कि आपका बचता है अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है, तो याद रखना कनिष्क की राजसभा में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे और नागार्जुन और चरक उसकी राजसभा के रत्न थे। ठीक है, कनिष्क ने ही कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई थी तो उसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। ठीक है, तो यानी ये किससे संबंधित है, तो इन्हीं से जो है ये पूरा आप समझ सकते हो कि कनिष्क के समकालीन अश्वघोष और वसुमित्र थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो उस समय के देखो राजा के कर्तव्य उसमें दिया है बिल्कुल, यानी टोटली अगर बात करें अर्थशास्त्र नाम है, आपको सबको पता होगा, लेकिन ये साइंस पूरी है पॉलिटिकल साइंस की, पूरे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, कैसे हमारा संबंध होना चाहिए विदेशी जो राज्य है यानी हमारा जो पड़ोसी राज्य है, सारी चीज़ों पर बात करता है। राजनीतिक सिद्धांत भी स्टैब्लिश करता है और वित्तीय सुधारों की बात करता ही करता है, आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता है। ये बात यहाँ पे इसमें से गलत है। ठीक है, लिखा गया है निम्न में से किसकी तुलना प्रिंस के मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। गलत बात है, ये पूरा क्वेश्चन ही सही कहें तो भारतीय जो पूरा इतिहास का परसेप्शन है ना, कैसे वेस्टर्न के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। ये सारी चीज़ें देखो कि प्रिंस का मैकियावेली कब था और अर्थशास्त्र बहुत पहले लिखा जा चुका था, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंस का मैकियावेली भारतीय दर्शन में से किस पे बेस्ड है। सवाल तो ये होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, खैर जो इतिहास लेखनकार जो लेखन करते हैं इतिहासकार, उनके भी थोड़ा समझना चाहिए सारी चीज़ों को। हालांकि बात करते हैं हम लोग कौटिल्य का अर्थशास्त्र पे जो है टोटल ये बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि सारा जो बात कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताई है, प्रिंस मैकियावेली वही बात बाद में कहते हैं। अब बात आती है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये मैंने रिपीटेड सवाल है। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण पल्लव के काल में हुआ था। कौन, तो नरसिंह वर्मन जो है पल्लव शासक था, उसकी उपाधि मामल्ल थी और इसी स्थान को मामल्लपुरम कहते हैं। ठीक है,
मामल्ल शैली भी एक है, मंदिर निर्माण की एक मामल्ल शैली भी है, ठीक है। और एकास्मक रथ मंदिर है और मंडप निर्मित है और नरसिंह वर्मा द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कि एलोरा की, इसमें पूछा गया कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो इसमें ध्यान देना, खजुराहों का निर्माण चंदेलों ने किया था, ठीक है, चंदेलों ने किया था, बाकी सब गलत है इसमें। देखो, बुंदेलखंड के जो चंदेल शासक थे उन्होंने 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में खजुराहो कहाँ पे, छतरपुर एमपी में, अभी वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। लगभग अगर बात करें तो खजुराहो जो थी चंदेलों की दूसरी कैपिटल थी। पहली कौन सी थी? कलिंजर, महोबा थी, महोबा यूपी वाली, ठीक है। इसके बाद बात करें तो एलोरा के जो गुफा हैं, ठीक है, एलोरा की गुफा, उसका निर्माण कौन कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। और ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। हिंदू, जैन और बौद्ध, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, पिछले साल मैं कल ही वीडियो में कराया था इसको। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कौन किया था? महाबली का, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने किया था। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पांड्य शासकों ने किया था। ये बातों को आपको याद रखना है। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? वही इब्न बतूता के बारे में बात कर रहे हैं, मोरक्को वासी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, दिल्ली का काजी के पद पर नियुक्त था, 8 वर्ष तक रहा। उसी के मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में चाइना भी गया। रहला उसकी एक रचना है, उसने रहला को लिखा, ठीक है। अब बात आती है निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, तो यहाँ पे सब देखा गया इसमें। देखो, उसने कृषि जमीनों की, यानी कृषि योग्य जो जमीनें थी उसकी पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया और उसने प्रांतों के गवर्नरों को अधिकार समाप्त किया। इसमें सवाल ऑप्शंस दिए गए हैं 1 and 2 and 3। देखो, तो इसमें याद रखो कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के लिए भूमि को नापने का प्रचलन कराया था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मशाहत कहते हैं। और उस समय, इसके अलावा उसके समय गवर्नरों के पास विशेष अधिकार नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। अलाउद्दीन जो लगान व्यवस्था थी पूरे साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की सकी थी, क्योंकि अब जो ध्यान देना कि भूमि की पैमाइश करके कृषकों से सरकारी कर्मचारी द्वारा लगान वसूलने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पे ही लागू की जा सकी थी, पूरे देश पे लागू नहीं थी, पूरी सल्तनत में लागू नहीं थी, बल्कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू थी। इसलिए ये कथन गलत होता है, ठीक है। ये बातें आपने इसको याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी से। उसने जो कृषि युक्त जमीन थी, पैमाइश पर जमीन की मालगुजारी वसूल की थी और प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को उसने समाप्त किया था, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो सारी चीज़ें उसने खत्म कर दी थी, अपने हाथ में सब कुछ ले लिया था। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो गज-ए-शंकर, फरीदुद्दीन गज-ए-शंकर। याद रखना, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित पवित्र आदि ग्रंथ में बाबा फरीद नाम से मशहूर सूफी संत फरीदुद्दीन गज-ए-शंकर के विचारों को यहाँ पे रखा गया। ध्यान रखना इसमें कि बाबा फरीद के नाम से मशहूर थे गज-ए-शंकर, ठीक है। याद रखना दोनों नाम सेम है, अलग अलग नहीं है। रैदास, कबीर, नानक, इन आदि संतों की वाणी भी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई है, ठीक है। कबीर की भी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में, वो कहाँ पे है? तो वो चिश्ती भारत में जो चिश्ती का सिलसिला हुआ था उसके संस्थापक थे। कहाँ पे दरगाह है इनकी? तो अजमेर में है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो, तथा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती परंपरा के सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया थे वो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो यानी एक सवाल ये भी बनता है कि कौन सा ऐसा सूफी संत था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो याद रखना आपको निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अब बात आते हैं हम लोग मुगल एम्पायर में कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर कोई स्कूल पूछता हो, जाहिर सी बात है कांगड़ा, ये चित्रकला की होती है। किसमें? चित्रकला की, ठीक है, पेंटिंग की। अच्छा, अब बात आते हैं इसमें असरसन रीजन में है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। और उसका रीजन दिया गया क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम का पालन किया गया। तो याद रखना यहाँ पे गलत है, ठीक है। याद रखो, ज्येष्ठ पुत्र का पालन नहीं किया गया, बल्कि वो जो है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, सीधी बात है। नेक्स्ट आता है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों किसने पराजित किया? अभी कल ही मैं पढ़ा रहा था आपको, किसने किया था? अफगानों ने किया था। कौन किया था? अहमद शाह अब्दाली ने किया था। कब हुआ था युद्ध? तृतीय युद्ध। तो 14 जनवरी 1761 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो याद रखना है फ्रेंड्स कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास मॉडर्न जो वेपन्स थे वो थे ही, बिल्कुल थे, ठीक है।
और जो भारतीय सैनिक थे उसमें राष्ट्रीय भावना का भाव था। बिल्कुल, कोई अच्छा वेतन दे सेवा में लगा सकता था, मैंने पैसा देकर के कोई भी अपना काम करा सकता था। तो सारी चीज़ें थी, इसी कारण से कंपनी सफलता हुआ। तीनों सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शंस। अब आते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह और 19वीं शताब्दी के जन आंदोलन के बारे में। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया। तो इसमें बात की जा रही है किस चीज़ पे मिलाया गया। तो अभी मैं पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था आपको कि क्या कहा गया था कि कुशासन का आरोप लगा करके अवध को मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगाया था। और रिपोर्ट कौन सी थी, ये बात को याद रखना, किस रिपोर्ट के बेसिस पे ये कुशासन का आरोप लगाया गया। तो विलियम जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट थी। कौन किसकी थी? विलियम जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर ये कुशासन का आरोप जो है ये लगाया गया था। नेक्स्ट आपका असर्शन रीजन में क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका शासन देने से कतरा गए। देखो, बात ये सही है और सही कह रहा है। कारण क्या है कि विद्रोह जो था वो ध्यान देना है, विद्रोह को अन्य रियासतों का जो है वो सहयोग नहीं मिला था, और जनता भी जो थी पूरी तरीके से एक पूरी राष्ट्रीय भावना हो। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो पूरे विस्तार अगर देखा जाए तो उसका कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ रियासतें थी वहीं संकेंद्रित था, बाकी जगहों पे विद्रोह का कोई बिगुल नहीं था, वरना अंग्रेज वहीं ख़त्म हो जाते। तो सारी चीज़ें थी, सही थी ये बात। ये वहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सीधा यहाँ पे है कि जब जहाँ एसर्शन दिया हो और उसका रीजन दिया हो, एसर्शन के बाद बिकॉज लगा लो या क्योंकि लगा लो, मतलब वही हिंदी में क्योंकि, तो मालूम चल जाता है कि चीज़ें सही हैं या गलत हैं। अब आता है नेक्स्ट सवाल कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, याद रखना कि मेरठ से शुरुआत हुई थी। मेरठ से जो विद्रोह था वो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश का मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। धीरे धीरे जो पूरा विद्रोह था वो दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी, अवध और जगदीशपुर, बिहार तक पहुँच चुका था। ठीक है, याद रखना, वीर सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा की कि भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन था, इनमें से कौन सा ब्रिटिश ने पूरा किया था। तो फ्रेंड्स, याद रखना कि जो मूल कारण था, याद रखो मूल कारण, जिसके कारण से ये पूरा 1857 का विद्रोह हुआ था कि रियासतों को जो हड़पने की 3-4 प्रकार की जो नीतियाँ थी ना, ठीक है, वो वही मूल कारण था। वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू था अंग्रेजों को सॉल्व करने के लिए। तो याद रखना कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी और इसने पूरा किया था। ठीक है, इसने पूरा किया था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन। तो याद रखना फ्रेंड्स, वहाबी आंदोलन में पटना था। देखो, 19वीं शताब्दी का जो वहाबी आंदोलन था उसका श्रेय किसने इस्टेब्लिश किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, जो शाह अब्दुल अजीज का शिष्य था। अब जो शाह अजीज थे, शाह वली उल्लाह के सबसे बड़े बेटे थे, जिनके संपर्क में आने पर जो राय बरेलवी थे पर उन पर प्रभाव पड़ा और पटना को उन्होंने वहाबी आंदोलन का केंद्र बनाकर उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, किस निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, तो भारतीय जागृति की इंडियन रेनेसां फादर ऑफ जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। 1928 में 1800 यार गलत लिखा इसमें, 1928 नहीं, 1828 में उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधार संस्था स्टेब्लिश की थी। याद रखना, लैटिन, यूनानी, फ्रांसीसी, हिब्रू कहाँ की भाषा? इजराइल में बोली जाती है। ठीक है, तो राजा राम मनोहर राय ने इन्होंने आधुनिक पश्चात शिक्षा का समर्थन भी किया था, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया था, संवाद कौमुदी का संपादन किया था और मेरातुल अखबार का जो पब्लिकेशन उसने पब्लिश किया था उन्होंने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ उन्होंने, याद रखना, नियम 17 के तहत 1829 में सती प्रथा को खत्म किया था। तो राजा राम मोहन राय पे पिछले साल भी देखो क्वेश्चन था, इस साल भी है और इसमें भी देखो कि ये मैथिली कॉलम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो रानाडे जी ने की थी और आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, गोविंद महागोविंद रानाडे 1867 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में दयानंद सरस्वती ने की थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद कर लेना। ठीक है, अब आता है इसमें कि जो कुछ गवर्नर जनरल से या वायसराय हैं और उनके कुछ कार्य की सूची दी गई है। तो याद रखना कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव करता है 1765 में। तो द्वैध शासन बंगाल में 1 का सी लगा लो। ठीक है, इसके बाद
जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसी में मैकाले आया था। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की बात की थी, तो अंग्रेजी शिक्षा की बात यहाँ पे 1833 में हुई थी। डी लगा लो तो काम बन जाएगा आपका, ये हो गया। और प्रेस पे प्रतिबंध चार्ल्स मेटकाफ द्वारा लगाया गया था। बंग भंग जो है उसको कर्जन ने लागू किया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। सवाल पूछा गया पिछले साल किस तारीख को, तो 16 अक्टूबर 1905 को ये बंग भंग का पूरा जो है लागू किया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट आप फ्रेंड्स पढ़ते होंगे, इंडियन पॉलिटी में पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था गवर्नर वेरन हास्टिंग के समय में। ठीक है, याद रखना कि इस पूरे एक्ट के क्या प्रावधान थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, सभी गवर्नर्स थे जो मद्रास बम्बई के उसके अधीन हो गए थे। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, याद रखना। लेकिन इसका कार्य जो क्षेत्र था कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। बिना लाइसेंस के जो कर्मचारियों को निजी व्यापार को बैन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को एक ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार भी दिया गया था। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। और कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को उसने अलग अलग किया था। यानी राजनीतिक कार्य अलग है और व्यापारिक कार्य अलग है कंपनी का। हालांकि देखो, कोई कंपनी राजनीतिक कार्य नहीं करती, लेकिन ये पूरी कंपनी क्या थी? ये कंपनी एक मुखौटा थी। फिर बाद में ब्रिटिश शासन ने बैकअप ले लिया अपने हाथ में। कब? 1857 के विद्रोह के बाद में। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो याद रखना है फ्रेंड्स, 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम जानते हैं, उसको पारित किया गया था। प्रावधान क्या है? तो ध्यान देना कि जो केंद्रीय काउंसिल थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर के 60 कर दी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण इसकी बुराई क्या थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्टैब्लिशमेंट की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, अब बंगाल, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास के विधान परिषद की संख्या और उसके अधिकारों में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों में एक एक भारतीय सदस्य भी यहाँ पे नियुक्त किया गया। अब बात आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू किए गए थे, पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में ये सारी चीज़ें पारित की गई थी। ठीक है, ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त, कंपनी ने जिसको नियुक्त किया था अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। उसके काल में ही न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये सभी पारित किए गए थे। इसी समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की गई। कैनिंग के समय ही 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो की बात करते हैं। लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली जनगणना कराई थी। लॉर्ड लिटन के समय स्ट्रेची अकाल आयोग बना था, याद रखना स्ट्रेची अकाल आयोग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट भी पारित किए गए थे। लॉर्ड डफरिन के समय भी ध्यान देना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। कब? दिसंबर 1885 में। और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 1888 तक। बंगाल, अवध और पंजाब के टेनेंसी एक्ट भी इसी के काल में पारित किए गए थे। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। कौन इनमें से सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्ट्रैफर्ड क्रिप्स जो थे, ये तीनों लोग सदस्य थे। इसमें लॉर्ड एमरी नहीं था। ठीक है, कब ये गठित हुआ था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन का ये पूरा ये गठन हुआ था। ठीक, बात आती है कि भारत में जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं जो 1882 में सशक्त की थी, किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। वही जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है ब्रिटिश काल के समय से। लॉर्ड रिपन के काल में ही 1882 में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थानों की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। याद रखना, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, जिले में उप विभाग, तहसील में बोर्ड, नगरों में नगर पालिकाओं का गठन यह किया गया था। रिपन के समय ही, लॉर्ड रिपन के समय ही नियमित जनगणना शुरू हुई थी। और प्रथम फैक्ट्री कानून, फर्स्ट फैक्ट्री लॉ जो है इसी समय 1881 में पारित किया गया था। लॉर्ड रिपन ने ही हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। लॉर्ड रिपन ने ही, याद रखना कि प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल करने के उद्देश्य से जो वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। इल्बर्ट बिल पारित करके जो भारतीय जज थे उनको यूरोपीय मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया। लेकिन ये क्या हुआ था? यूरोपियों ने विरोध किया था। यानी कि बात करें तो लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे किए थे। ठीक है, अब बताती है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? याद रखना आपको, बंग भंग विरोधी कब हुआ था विरोध का आंदोलन? ये इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकता है। 3 क्वेश्चंस, यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे, फैक्चुअल डेटा, और आप गलत कर दोगे। देखो, बंग भंग का जो आदेश था लॉर्ड कर्जन ने,
आदेश कब दिया? 20 जुलाई को दिया। कब? सन सब में 1905 है, लेकिन ये 20 जुलाई को आदेश दिया। बंग भंग विरोधी आंदोलन, याद रखना आंदोलन 7 अगस्त से शुरू किया, और विभाजन का जो आदेश दिया था वो लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर से लागू हुआ था। 3 क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट के बन सकते हैं। 20 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर। 20 जुलाई को क्या होता है? तो ये आदेश देता है। 7 अगस्त को विद्रोह होता है, ठीक, आंदोलन, और 16 अक्टूबर को ये आदेश विभाजन का लागू होता है, ठीक है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ये किस चीज़ के लिए मानी जाती है? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, 12 मार्च 1930 से शुरुआत की थी, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जो है ये पूरा नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे कैद करके मार डाला था? तो सारी बातें मुठभेड़ हुआ था, इनकाउंटर हुई थी, और यहाँ पे अल्फ्रेड पार्क में, और खुद उन्होंने उस को गोली मार ली थी। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना फ्रेंड्स, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, याद रखना है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में, तीसरी बार पूछा गया, और मोतीलाल नेहरू इसके पहले महासचिव हैं। हर साल ये सवाल रिपीट कर रहा है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं। ये कथन किसने बोला? मोहम्मद इकबाल ने। ये 1991 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने खुद डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोला है इसको। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं क्या है? तो ये याद रखना फ्रेंड्स, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन है, तो सही बात है। इसमें अगर ऑप्शंस में से एक एलिमिनेट कर लोगे आप, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, असहयोग 1920 में होता है, दांडी मार्च 1930 में होता है, भारत छोड़ो 1942 में होता है, ठीक है। 1915 में 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्टैब्लिशमेंट की गई थी? याद रखना, तिलक और एनी बेसेंट। देखो, अप्रैल 1916 में तिलक ने, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस पूरे आंदोलन की व्याख्या एनी बेसेंट ने अपने एक पत्र था कॉमन मील उन्हीं का था, 2 जनवरी 1914 को इसने उसमें व्याख्या की थी, ठीक है। होम रूल का मतलब ये था कि जो ब्रिटिश का एम्पायर है उसी के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक राजनीतिक सुधारों को ये क्या करना है? बेसिक जो कार्यक्रम है, बेसिक प्रोग्राम, ठीक है, उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो याद रखना, पहला टॉपिक है, पहला सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य को साधन मानते थे और अहिंसा को साधन मानते थे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो याद रखना, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना सर्वप्रथम देखो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने ही अपने फरवरी का जो पत्र था, घोषणा पत्र 20 फरवरी का, उसमें जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। लेकिन वास्तव में क्या हुआ? हमें माउंटबेटन योजना से प्राप्त हुई थी स्वतंत्रता। माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल बन के भारत आए थे। 3 जून को 1947 में विभाजन की घोषणा की थी, और 15 अगस्त को भारत जो है आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त पाकिस्तान मनाता है, उसको छोड़ो, वो तो फ्रॉड देश है। निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में जो है उस कोड को चुनना है, ठीक है। तो साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन आप जानते होंगे, रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन कब चला? 1916 से शुरुआत हुई थी, 16 से, और रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में आता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। कब होता है? 5 मार्च को होता है। तो ये सारी चीज़ें क्रम में आपको याद रखनी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मार डाला था? तो सरदार उधम सिंह ने मार डाला था, ठीक है। लंदन में गोली मारी थी, जालियांवाला बाग, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था घटना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। इसमें हुआ था कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र गठित किया जाएगा। पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। याद रखना इस फैक्ट को, ठीक है। अब बात आती है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। कौन अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में ये पूरे विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अध्यक्षता कौन की थी अधिवेशन की? JB कृपलानी ने की थी, ठीक है। तो JB कृपलानी जो थे भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 14 जून 1947 को ये पूरा अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, ठीक है। भारत का भूगोल की बात करते हैं हम लोग, तो देखो ये है असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। नॉर्मल सा, बहुत ही हलवा वाला क्वेश्चन है।
भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीलीटर की वर्षा होती है? 200। तो याद रखना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सही बात है। ठीक है, यूपी बिहार में 100 से 200 तक होती है, और जम्मू कश्मीर जिले में वार्षिक वर्षा देखें तो 200 ml तक होती है। ठीक है, सेंटीमीटर ml। अब बात आती है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए देश प्यासी धरती क्यों कहता है? क्योंकि जानते हैं आप कि बारिश का जो पूरा पानी होता है, आप देखोगे हर जगह नदियों में बाढ़ है, हर जगह जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, लेकिन उसका क्या है कि वाटर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा, इन बाढ़ के पानी को कैसे कुशलतम सस्टेनेबल यूज करके बाद के लिए रिजर्व किया जाए, ये सारी चीज़ों का अभाव है। एक पूरी नेशनल पॉलिसी इस पर फील्ड है, तो सारी चीज़ें हैं। और इसमें बेसिक सवाल है, कुछ है नहीं। भांगड़ा नांगल बांध निम्न में से किन किन राज्यों की ज्वाइंट परियोजना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भांगड़ा नांगल बांध जो है, याद रखना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे भांगड़ा नांगल बांध जो बनाई गई है। लाभ देखो बहुत सारे लेते हैं, लेकिन ज्वाइंट परियोजना पूछा गया है तो यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लाभ जो है इसमें दिल्ली भी लेती है, पंजाब लेता है, हिमाचल प्रदेश भी लेता है, लेकिन जो परियोजना है वो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की परियोजना है। इसके पीछे गोविंद सागर झील बनाई गई, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है भारत की। ठीक है, अब आते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो असम है, लेकिन मैं आपको अपडेटेड डेटा आर्थिकी में दूंगा, इस क्वेश्चन को छोड़ देना। एमपी में कोरबा, एमपी में नहीं है, ये क्वेश्चन आउटडेटेड है। एमपी में कोरबा अब छत्तीसगढ़ में हो चुका है, लेकिन कोरबा में मिलता क्या है ये बात जान लो, एल्युमिनियम बॉक्साइट नामक अयस्क मिलता है। ठीक है, कोरबा ये छत्तीसगढ़ में है अभी। अब बात आती है इसमें कोयली। ठीक है, कोयली, आनंद किस लिए? दूध के लिए फेमस है, तो 2 लगा दिया, सी हो गया। सिंगल मतलब एक ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर दो, सारी चीज़ें आपका सॉल्व हो जाएंगी। सिंगरौली यूपी में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कजराहट जो है सीमेंट के लिए फेमस है। कोयली गुजरात में तेल उत्पादक है और तेल शोधन भी है। आनंद गुजरात में दूध का एक नेशनल डेयरी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब बात आते हैं हम लोग भारत से छमड़े का निर्यात, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, आउटडेटेड है ये। विश्व का भूगोल, इक्विनॉक्स क्या होता है? यानी कि जो वर्ष में ऐसे 2 पिछले साल क्वेश्चन ये पूछा गया है। इक्विनॉक्स होता क्या है कि ऐसा समय जिसमें दिन और रात दोनों बराबर हों, यानी 12-12 घंटे के हों, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एकदम लंबवत पड़ रही हों, एकदम आपका जो है ये 90 डिग्री का कोण बना के एकदम सीधे एकदम आ रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना आपका, इसको बोलते हैं ये पृथ्वी की इक्विनॉक्स स्थिति होती है। ठीक है, तो एकदम पैरेलल जब पूरा किरणें पड़ती है ना, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। याद रखना, इसी को इक्विनॉक्स, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर। डेटम लाइन क्या होती है? डेटम लाइन, तो डेटम लाइन ध्यान देना कि काल्पनिक रेखा होती है जिसके सापेक्ष किसी भी वस्तु की एल्टीट्यूड अथवा ऊंचाई मापी जाती है, यानी एल्टीट्यूड, गहराई और ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, एक फिक्स ऑब्जेक्ट होता है और उसी के बेसिस पे ये पूरा काल्पनिक रेखा होता है, और याद रखना कि एबव द ग्राउंड लेवल इससे जो है ये सारी चीज़ें मापी जाती हैं, डेटम रेखा। ठीक है, और भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैल में पाया जाता है? इन विच रॉक सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन और फाउंड इन द इंडिया? याद रखना, धारवाड़ श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्क के लिए धारवाड़ और गुरुप्पा योगिन जो अग्नेस एलेग्नेसियस रॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडराइट, लिमेटाइट लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। ठीक है, लोहे की सर्वाधिक मात्रा मैग्नेटाइट में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हेमेटाइट में 50-60% लोहा होता है। ठीक, याद रखना, गोंडवाना और विंध्य क्रम की जो चट्टान है, भारत का संपूर्ण कोयला यहीं से मिलता है। 98% गोंडवाना से प्राप्त होता है कोयला। मैगिनॉट लाइन जो है, मैगिनॉट लाइन किसके किसके बीच में है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनॉट रेखा है। ठीक है, ये ध्यान देना, फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनॉट रेखा है। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 49वीं डिग्री सेमेंटर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। भारत और अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन है? सहारा डेजर्ट है। ठीक है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। तीसरे पे है गोबी का मरुस्थल जो कहाँ पे है? मंगोलिया में है। ठीक है, इस फैक्ट को आपको नॉर्मल सा फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? क्यूबा को बोलते हैं। नॉर्मल सा सवाल है। अब बात आती है कि इसमें समुद्र यात्री और कौन से देश से थे? तो वास्को डी गामा, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान। कैप्टन कुक किसके कहाँ से था? तो आपका ग्रेट ब्रिटेन से था। तो सी का 4 लगा देते हैं तो आपका ये आपका हो गया बी। ठीक है, सीधी बात है। वास्को डी गामा क्या था? पुर्तगाली था। कोलंबस क्या था? स्पेन का था, जो अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और तस्मान हॉलैंड, जो तस्मान था वो हॉलैंड का था, जो हॉलैंड का वासी था, उसने न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की थी। ठीक है,
भूगोल में नवनियुक्तिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो जी टेलर ने किया था। भूगोल में नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था। इसने नियतिवादी और संभववादी विचारधारा में समन्वय स्थापित की थी। तो इस चीज़ को याद रखना, नया चीज़ है। अब बात आती है कि निम्न में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? तो जानना है कि डेमोग्राफी जो होता है वो मानव की जनसंख्या और उसके क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो मानव प्रजातियां हैं उसके संबंध में उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब बाकी इसमें से आउटडेटेड सवाल है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर अब के और यूपी का कितना है? 829 है जनसंख्या घनत्व 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। ठीक है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी जो थे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए थे। ठीक है, इसी में सामाजिक आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के विचार हैं। ठीक है, यूएसएसआर से संविधान में मूल कर्तव्य, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की औपचारिक स्थितियों को ग्रहण किया गया, और फ्रांसीसी से क्या लेगा? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। ठीक है, अब बात आती है कि भारतीय संविधान में कौन सी जो है वो नागरिकता प्रदान करता है, निम्न में से कौन सा? तो याद रखना कि एकल नागरिकता भारत संविधान का 5 से 11 आर्टिकल जो है वो नागरिकता का प्रावधान करते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार हमारे मूल अधिकार में से नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 31 में जितने और आर्टिकल 31 में जितने सम्मिलित संपत्ति के मूल अधिकार थे उसको हटा करके संविधान के आर्टिकल 300 क में रख दिया गया, एक कानूनी अधिकार रह गया। ठीक है, इसके उल्लंघन पे आर्टिकल 32(226) के तहत न्यायालय में कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। याद रखना, संविधान का जो आर्टिकल है 19 क्लॉज 3 और 19 क्लॉज 5 भारत में कहीं भी बस जाने, 19 क्लॉज 3 के तहत संघ बनाने और 19 क्लॉज 5 जो है बोलता है कि कहीं भी बस जाने का अधिकार जो है ये मूल अधिकार का हमारा बुरा इसमें शामिल होता है कॉन्सेप्ट। अब आता है इनमें से कि निम्न में से किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? तो अस्पृश्यता निषेध का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 17 के तहत है। इसमें छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। याद रखना आपको कि आर्टिकल 14 में विधि के सहज समक्ष समानता, ठीक है, और 19 के तहत 6 प्रकार की जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं उसका प्रावधान यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के समाप्ति के पहले भी हटाया जा सकता है। सही बात है। किस प्रक्रिया से? तो महाभियोग की प्रक्रिया से इसको हटाया जा सकता है। आर्टिकल आपको याद रखना है कि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक इसको रखेगा। किस अपना पद का कब कौन रखेगा? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 56 के तहत, 56 के तहत। ठीक है, उसके पहले त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। लेकिन आर्टिकल 61 कहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। टोटल कितना? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए संसद में, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बारे में सूचित किया जाना अनिवार्य है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? भारत का एक न्यायिक सलाहकार होता है। आर्टिकल 76 के तहत जो महान्यायवादी होता है वो नियुक्ति राष्ट्रपति की जो है प्रसाद पर्यंत वो पद ग्रहण करता है, और उसी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना कि हर साल हर 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य यानी 1/3 जो मेंबर हैं हर 2 साल में कार्यमुक्त होते हैं, यानी वो रिटायर होते हैं, और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। आर्टिकल 80 आपको याद रखना है। इसमें से फैक्ट याद रखने वाली जो बात है कि वो है आर्टिकल 80। कितने सदस्य होते हैं? 250 हैं, यानी 238 टोटल ये संघ से हैं, और 12 बाकी जो है संघ और यूटी से हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति जो है उन्होंने मनोनीत किया। तो 250 हैं, और याद रखना आर्टिकल 80 में ही जो है आपका राज्यसभा का गठन की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी क्रियाविधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा से पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? लेकिन यहाँ इसमें ऑप्शन में देखना कि यह पारित तभी समझा जाएगा यदि लोकसभा दोबारा संशोधन करके स्वीकार करके स्वीकार या अस्वीकार करते हुए इसको पास कर दे। ठीक है, तो जो पूरा प्रक्रिया होता है आर्टिकल 10 में इसका वर्णन है धन विधेयक का। धन विधेयक का प्रमाण कौन देगा इसको? तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है कि उसको प्रमाणित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, धन विधेयक को लोकसभा में ही केवल प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन तक रोके रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो अपने आप विधेयक उसने मान लिया जाता है कि उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है,
अगर मान लो संशोधन साथ भेजती है और वो स्वीकार करती है तो ठीक, नहीं स्वीकार करती है तो दोबारा पारित कर देगी तो फिर वैसे ही पारित हो जाएगा। तो राज्यसभा के इस पर कोई अधिकार होता नहीं है वैसे, ठीक है। अब बात आती है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया, किसके समान? तो याद रखना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है भारत के जो उपाध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है भारत का जो है नीति आयोग बन चुके हैं और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वो पीएम होते हैं, ठीक है। और याद रखना इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार है? तो याद रखना, न्यायिक पुनरावलोकन होता है जुडिशियल रिव्यू। तो कोई भी कानून अगर जो है वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों का मूल अधिकारों का हनन करता हो, तो उसको यहाँ पे नल एंड वाइड घोषित कर जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगी, ठीक है। तो कोई कानून आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, याद रखना, इसमें अधिकार होता है, ठीक है। तो यही शायद ये आंसर भी है कि न्यायालय जो है वो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो पूरा प्रावधान है, याद रखना, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 में वर्णित है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 137 आपको डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहाँ किया गया था? नागौर में किया गया था। बलवंत राय मेहता की समिति बनी थी 1956 में, उसका नाम क्या था? ग्रामोद्धार समिति। ग्रामोद्धार समिति उसका नाम था। सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया और नागौर जनपद में नेहरू जी ने इन सारी चीज़ों का यहाँ पे उद्घाटन किया, ठीक है। अब बात आती है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत क्या क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। IRDP की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1980 को हुई थी, ठीक है। इसके क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया है, ठीक है। अब बात आती है इसमें कि किस राज्य की आय सबसे अधिक है? खत्म है, ये सवाल आउटडेटेड है। ये सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा है। पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो प्रथम योजना जो थी वो प्रथम योजना क्या बात की? कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करती है, कम्युनिटी, कृषि और सामुदायिक विकास की बात करती है। द्वितीय जो योजना थी पंचवर्षीय, उसका उद्देश्य क्या था कि जब हम बात कर लिए कृषि का तो अब हम औद्योगिकरण की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो तीव्र औद्योगिकरण की तरफ उसने रुख किया। तीसरा जो था वो क्या था कि तीसरा जो था हमारा कि आत्मनिर्भरता, और इसके बाद आधारभूत जो उद्योग हैं उनका हम प्रसार करेंगे, ठीक है। तो इसमें उसने तीसरा, फिर चतुर्थ प्लान में उसने क्या किया? चतुर्थ प्लान में उसने किया कि स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता से समृद्धि, और पंचम योजना में मिनिमम जो है वो आपका नीड प्रोग्राम चलाया गया था। याद रखना यहाँ पे कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि और सामुदायिक विकास, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से जो है वो औद्योगिकरण की तरफ बढ़ना, तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर और स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था कि स्थिरता के साथ विकास, और पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, आत्मनिर्भरता, निर्धनता उन्मूलन का उद्देश्य है। यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को आपको याद रखना है, कई बार ये सवाल पूछेगा, कई बार रिपीट करेगा। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी हमने यहाँ पे देख लिया। पांचवी में क्या है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, आत्मनिर्भरता और निर्धनता उन्मूलन, ये आपको याद रखने हैं। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल में पड़ा? तो गेहूं में पड़ा था, ठीक है। हरित क्रांति जो थी वो 1966 और 67 में ये पूरी नई कृषि, उन्नत बीजों का प्रयोग, बहुफसली कार्यक्रम अपनाया गया। MS स्वामीनाथन इसके प्रतिपादक थे, ठीक है। और याद रखना पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब में बहुत प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अब बात आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, अवमूल्यन। देखना फ्रेंड्स, इसमें ये क्वेश्चन आसान मतलब देखने में लग रहा होगा, लेकिन सवाल सॉल्व करने पे यहाँ बहुत सारे लोग इसको गलती करेंगे। कीमतों में कमी, ठीक है, डिफिसिट फाइनेंसिंग, विश्व बैंक मुद्रा को IMF से ऋण लेना, या मुद्रा के मूल्य में सोने के आधार पर कमी। तो बहुत सारे लोग इसमें से कन्फ्यूज होंगे, कीमतों में कमी कर देना अवमूल्यन होता है। ऐसा नहीं है। अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अन्य देशों की जो मुद्रा है उससे अपने देश की मुद्रा को गिरा देना, मुद्रा के मूल्य को गिराना, ठीक है। ये बातें यहाँ पे की गई हैं। अच्छा, अभी तक 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में, 1991 में। फ्रेंड्स, इसमें 2 बातें याद रखने योग्य हैं, 2 चीज़ें और इस पर फोकस करना, जहाँ से सवाल आगे बनेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन होता है, चाइना अपनी वैल्यू जो करेंसी उसका बहुत अधिक डिवैल्यूएशन करके रखता है, ठीक है। तो उससे क्या होती है कि आयात जो है, आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी, ठीक है। अवमूल्यन से निर्यात में कमी है ना। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, गलत लिखा है, निर्यात में कमी नहीं होती है, निर्यात में वृद्धि होती है, एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है, गलत लिखा। मैं वही कंफ्यूज हो गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है? निर्यात में वृद्धि होती है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है, और आयात में कमी होती है, आयात में वृद्धि नहीं होती है, गलत लिखा है यहाँ पे, इसने रॉन्ग लिखा है।
निर्यात में क्या होती है, एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है। जब मुद्रा का डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी, आयात में कमी होगी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट। ये गलत यहाँ लिखा है, मैं वही कंफ्यूज हो गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है फिर। ठीक है, भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, कर सकते हैं। देखो भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि जो निर्यात के मूल्य है उसकी अपेक्षा आयात के मूल्यों में कमी आना, ऐसी अवस्था होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जब आयात की अपेक्षा हमारा निर्यात अधिक हो। ठीक है, निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात के मूल्यों पर कमी कर दिया तो हमें आयात का भुगतान निर्यात की अपेक्षा कम करना पड़ेगा और भुगतान संतुलन की स्थिति हमारी बनी रहेगी। ठीक है, अब बात आती है साइंस में कि व्हेन ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन स्टीम इट्स लेंथ इंक्रीजेज बट इट्स वाइड, वो भी यानी कि जब शीशे की छड़ को भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और परंतु इसकी चौड़ाई तो वो भी बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी बढ़ती है। अब बात आती है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो याद रखना फ्रेंड्स, इसलिए तैरती है क्योंकि लोहे का घनत्व जो है वो पानी से अधिक है और पारे से कम है। ठीक है, याद रखना कि कोई भी किसी भी वस्तु का घनत्व जब होता है द्रव्य के घनत्व से अधिक होगा तो डूब जाएगी। ठीक है, याद रखना, ये बस ये नॉर्मल सा चीज़ है ये। अब बात आती है कि जब दो समानांतर दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रख जाती है तो उस पर प्रतिबिंब यानी जो पूरा पैरेलल इमेज जो बनता है वो क्या होता है, वो इन्फिनाइट बनेगा, क्योंकि अनंत बनेगा। कि दो पैरेलल अगर दर्पण रहेंगे तो उसके बीच में जो इमेज बनता है वो इनफाइनाइट बनता है, अनंत बनता है। ठीक है, तेल जल के तल पे फैल जाता है क्योंकि ऑप्शंस दिया है इसमें कि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होता है। सरफेस टेंशन की बात कर रहा है कि ऑयल का जो सरफेस टेंशन है वो लेस होता है, कम होता है पानी की अपेक्षा। तो जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण यह बूंद के रूप में गिरने पे गोल होता है, किंतु तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है, तो ये फैल जाता है। इसी कारण से ध्यान रखना इसमें कि ऑयल हैज अ लेस सरफेस टेंशन देन द वाटर। टेलीस्कोप का इन्वेंशन कौन किया था, आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का। ठीक है, एडिसन ने ग्रामोफोन का किया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था, गुटेनबर्ग ने जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का किया था, प्रिंटिंग प्रेस का किया था। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है क्योंकि क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है सड़क की अपेक्षा, इसीलिए वहाँ पे सरकता है, पैर फिसलता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि देखो पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है, वक्राकार सतह है, दूरदर्शन का संकेत एक निश्चित दूरी के बाद मिल नहीं पाते क्योंकि पृथ्वी सतह से टकरा के आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, सिग्नल्स। अब याद रखना है लोलक घड़ियाँ जो हैं गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, तो याद रखना इसमें कि जो पेंडुलम होता है उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है और टाइम पीरियड जो होता है ऑसिलेशन का ऐसे वो कम हो जाता है। इसी कारण से जो लोलक घड़ी होती है वो सुस्त हो जाती है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री टेम्परेचर से नीचे तापमान पे क्यों उबलता है, कारण क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है उसके वजह से वो भी कम हो जाती है, इसीलिए 100 डिग्री से नीचे जो है वो पानी जो है वो क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, कम जल तापमान पे ही। और याद आता है हम लोग इन द डीजल इंजन द फ्यूल इज यूज्ड इन, डीजल इंजन में फ्यूल ईंधन कौन सा यूज होता है, तो याद रखना है डीजल और वायु का वाष्प होता है। डीजल में दहन के लिए पेट्रोल इंजन के तहत कार्बोरेटर तो होता नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इसमें वायु का वाष्प जो है यहाँ पे यूज होता है डीजल इंजन में, डीजल और वायु का वाष्प दोनों। पेंसिल लेड क्या होती है, ग्रेफाइट होती है, सिंपल सी बात है, ग्रेफाइट होती है। हीरा भी ग्रेफाइट होता है। ठीक है, हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, बॉटनी में आते हैं हम लोग। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, ये चीज़ों पर पूछा है सवाल। अ मरीन एनिमल, अ एक्वेटिक प्लांट, अ प्लांट डिसीज, अ रूटलेस प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट होगा, एक जलीय पौधे को हम लोग हाइड्रोफाइट बोलते हैं। जल और ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जो जल से संतृप्त हों। ठीक है, अमरबेल क्या है, अमरबेल ध्यान देना, अमरबेल की बात की जा रही है। अमरबेल एक जड़ रहित परपोषी वनस्पति है, जड़ नहीं होता इसमें। ठीक है, अब बात आते हैं जूलॉजी में कि निम्न में से कौन सा सही है, तो याद रखना ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं 4। भारत शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, तो सही नहीं है। याद रखना इसमें शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, मिल नहीं जाता है या उस नहीं शुद्ध होता है। ठीक है, तो किडनी के माध्यम से पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होता है। रक्त में फॉस्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया और यूरिक एसिड को ये जो पूरा है उसको अलग अलग करता है। ब्लड में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है पीएच मान को अस्थायी बनाए रखता है। ठीक है, रक्त के जो प्रसारणी दाब और उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। यह जो ब्लड है और जो टिश्यूज़ है उसमें जल और लवणों की मात्रा को निश्चित बना करके रुधिर का जो ब्लड प्रेशर है उसको बनाए रखता है। ऑक्सीजन कमी होने पर क्या करता है, जो यहाँ ध्यान देना है, तो एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन के द्वारा लाल जो
ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होती है, उसको तेज़ी से बनाने में सहायक होता है। जो किडनी होती है वो कुछ पोषक तत्वों का अधिशेष जैसे कि शर्करा, अमीनो एसिड, इसका भी निष्कासन करती है। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, ऑक्सीजन की कमी होने पर एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन द्वारा आरबीसी के तेजी से बनाने में सहायक होता है। ठीक है, याद रखना कौन? किडनी। अधिकांश प्राणी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन होता है। अब आ जाते हैं हम लोग, ट्रिपल एंटीजन वाज गिवन टू चाइल्ड टू प्रिवेंट। ट्रिपल एंटीजन ये दिया जाता है बच्चों को कब? तो याद रखना ट्रिपल एंटीजन का जो टीका होता है 3 रोगों, डिप्थीरिया, परट्यूसिस यानी कुकुर खांसी जो होती है, और टिटनेस, इसके बचाव के लिए दिया जाता है। डीपीटी का टीका इसको बोलते हैं। तो पहली खुराक जब बच्चे का जन्म होता है तो 45 दिनों पर, दूसरी खुराक 75 दिनों पर, और तीसरी खुराक 105वें दिन पर दी जाती है, और चौथी व अंतिम खुराक 1.5 वर्ष की आयु पर दी जाती है। डीपीटी का टीका होता है डिप्थीरिया, वुपिंग कफ और टिटनस को रोकने के लिए ट्रिपल एंटीजन का टीका होता है। डीएनए में कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनता है? तो याद रखना फ्रेंड्स कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन जो होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना टायरोसिन नहीं होता। क्रोमोसोम में होता क्या है कि सैकड़ों के हजारों संख्या में जीन डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब डीएनए में 4 प्रकार के बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो ये पूरा जो है, अब ये देखना डबल हेलिक्स का जो मॉडल था इसमें बताता है कि देखना कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ यह जोड़ा बनाते हैं। और ठीक है, टायरोसिन डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं है, उसके यौगिक नहीं है, टायरोसिन अलग होगा, इसलिए ये उसका ऑप्शन सही होगा टायरोसिन। ठीक है, वो उसका डीएनए का भाग नहीं है उसमें। आता है नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत की नाभिकीय नीति में यह अपने नाभिकीय संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। तो भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा, गलत है, ये बिल्कुल गलत है, तो सीधी बात है। अब इसमें ऑप्शन सही होगा 5C। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समकक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। सही बात है, उन्होंने कहा था ये कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पूरा विखंडन कर दिया था। ठीक है, रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणु विखंडन का सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। और उन्होंने कहा था कि मनुष्य को कभी न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उनको पता था कि आइंस्टीन द्वारा जो E = mc² दिया गया है वो फेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, बाकी अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो काम वाला क्वेश्चन है कि जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बम इज न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन है ऑफ ड्यूटेरियम। याद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखना कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो किससे संबंधित है? याद रखना वो आपका जो है, ये देखो न्यूक्लियर एटम बम से संबंधित है, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो किससे संबंधित है? हाइड्रोजन बम से संबंधित है। इसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। हिंदी में देखो तो हिंदी में जो परमाणु जो बम है उसका यहाँ पे नाभिकीय संलयन जब बात आती है, संलयन, फ्यूजन उसको बोलते हैं संलयन, तो वो होगा आपका हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन किस पे होता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे होता है। न्यूट्रॉनों के टूटने की जो अनियंत्रित श्रृंखला होती है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। लेकिन जब वहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगते हैं तो कंट्रोल चेन रिएक्शन के माध्यम से ऊर्जा बनती है। अनकंट्रोल बनेगी तो वो परमाणु बम बन जाएगा। ठीक है, याद रखना। इसके विपरीत देखो तो हाइड्रोजन बम से सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, और यहाँ देखो ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की प्रोसेस पे बेस्ड होता है, तो काफ़ी ये भयानक होता है। हाइड्रोजन बम बहुत भयानक होता है। ठीक है, स्टार्ट संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो याद रखना कि ये पूरा यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई थी। स्टार्ट संधि 1, स्टार्ट संधि 2, और तीसरा जो है स्टार्ट संधि 1997 में ये हुई थी। किसके बीच में? रसिया। जब यूएसएसआर का पतन हो गया 1991 में, तो रसिया और इंडिया के बीच में, अरे इंडिया बोल रहे हैं, यूएसए के बीच में स्टार्ट संधि ये हुई थी। ठीक है, स्टार्ट संधि किस लिए थी? तो वही मिसाइलों के लिए जो है एक दूसरे पे नहीं तैनात करेंगे सारी चीज़ों पे, ये सब संधि था। अब इस पूरे स्टार्ट संधि का अगर बात करें, स्टार्ट ट्रीटी का, तो फुल फॉर्म यह है कि स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका और रसिया के बीच में कई सारे जो है मिसाइलों की तैनाती हुई है, तो ये खबरों में स्टार्ट संधि पूछी जा सकती है। स्टार्ट संधि को डिटेल में आप पढ़ भी लेना इसको, ठीक है, नोट करके। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया? तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याद रखना
बैकावूर से छोड़ा गया था। कौन सा था? IRS फर्स्ट ए, कौन सा था? IRS फर्स्ट ए, वोस्तोक की मदद से था, वो सोवियत प्रक्षेपण यान था। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लो। भारत में 2 परमाणु जो ऊर्जा इकाइयाँ कहाँ पे हैं? तो नरोरा में है। नरोरा में जो है ये बुलंदशहर में है, यहीं पे। बाकी अब ये समसामयिकी है, समसामयिकी को कोई मतलब नहीं है, समसामयिकी को आप एकदम इग्नोर कर देना, क्योंकि ये 1994 का समसामयिकी, हमें क्या पढ़ना है। अब बात आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन पे कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ इस्टेब्लिश है? तो धनबाद में है। धनबाद में है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, झारखंड धनबाद में है। कटक उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है। भावनगर में केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये तीनों को याद रखना है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? धनबाद में। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है, भावनगर में केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में है, नीदरलैंड के द हेग में है। कुल 15 जज होते हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो आप। 1945 में का गठन हुआ था। बाकी की चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ना, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हम लोग पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं, अफ्रीका को अंध महाद्वीप बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को छोटा महाद्वीप कहते हैं। फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। बाकी चीज़ें हैं हम लोग। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, बाघों के संरक्षण के लिए। इस तरह से फ्रेंड 1994 का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर लिया, कंप्लीट चीज़ों को पढ़ लिया, क्वेश्चंस जो पूछे 1994 का। अब आते हैं हम लोग 1995 में। अब हम लोग बात करते हैं 1995 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स इसमें हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। पहला टॉपिक है आपका सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता, अब तक जो सवाल पूछे जा रहे थे, देखना हर साल सिंधु सभ्यता पे एक सवाल होगा। तो कुछ टॉपिक मैंने जो आपको बताया था मेंटरशिप वाली क्लास में, जिसमें आप वीडियो नीचे पढ़ा होगा, देख सकते हो आप। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करा रखे हैं कि इसमें से ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे हर साल एक सवाल आता है। तो सिंधु सभ्यता ऐसा टॉपिक है जिसमें सवाल आता है। तो पूछा कि कौन सा भारत में स्थित है? तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, देखो हड़प्पा जो है वो याद रखना, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे मांटोगोमरी जिले। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु का जो लड़काना जिला पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ पे? भारत में है, यहीं से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। भोगवा नदी के किनारे पे लोथल स्थित है। ठीक है, किसने इसको खुदाई की थी? तो डॉक्टर एस राव द्वारा की गई थी 1954 में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा? इस पर जब बात करते हैं तो वेदों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पुराना इसमें है ऋग्वेद। ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसके में मंत्रोच्चार, जो मंत्रों का उच्चार करने वाले ऋषि थे उनको क्या बोलते हैं? होता या होत्री। ठीक है, होत्री। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहाँ पे अध्ययन किया था? तो फ्रेंड्स याद रखना वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के काल में आया था। 6 वर्ष तक नालंदा में अध्ययन करने के पश्चात 641 ईस्वी के लगभग अपने देश वहाँ पे चीन चला गया। कन्नौज में जो धर्म सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो वेनसांग ने हर्ष द्वारा जो आयोजित कन्नौज की सभा थी, धर्म सभा, उसकी जो है अध्यक्षता की थी, और इसे यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो इस चीज़ों को याद रखना, एक सवाल से कई सारे जो एक्सप्लेनेशन से सवाल बन रहे हैं और इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बाद में। ठीक है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो याद रखना फ्रेंड्स कि हर्ष का दरबारी कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट कहीं नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के समय था। कल्हड़ जो था वो जयसिंह कश्मीर का था। कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। और फ्रेंड्स याद रखना कालिदास प्रीवियस ईयर में अभी मैं पढ़ाया हूँ, 1994 में पूछा गया है, 95 में फिर आया है कालिदास। ठीक है, तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? तो फ्रेंड्स याद रखना इसको। अब बात आती है कि उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। फ्रेंड्स याद रखना किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है। और 3 शासकों में ध्यान रखना कि कृष्णदेवराय विजयनगर का, कनिष्क प्रयाग का और उसके उत्तरी क्षेत्र का, और पुलकेशी नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्रों का शासक था, जो कि उड़ीसा से किसी रूप में संबंधित बिल्कुल तो नहीं थे। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है। ठीक है, कंबोडिया में है। अब बात आती है नेक्स्ट में से कि इसमें से कौन सी चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल प्रशासन की इनमें से कौन सी विशेषता थी? तो साम्राज्य का मंडलम में विभाजन ये बिल्कुल नहीं था। राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार नहीं दिया गया था। कर प्रणाली का सस्ता और उचित ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। फ्रेंड्स याद रखना
कि परांतक प्रथम कालीन उत्तर मेरूर अभिलेख है। परांतर पृथक के समय का एक उत्तर मेरूर अभिलेख है। उसी से ये पता चलता है चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑटोनॉमस, जो ऑटोनॉमी थी पूरी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी उस वक्त की। और इम्पॉर्टेंट उनकी एक देन है उर और महासभा दो जो थी, ये क्या थी उस वक्त की संस्थाएं थी। ग्राम प्रशासन इसी से चलता था। इसका किससे पता चलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? तो परांतक प्रथम के काल का है। ठीक है। कौन सा मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? तो विज्ञानेश्वर जो थे, विज्ञानेश्वर, उनके द्वारा एक रचित बुक है मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टीका है। ठीक है। इसी को जो है हिंदू विधि की पुस्तक में मानते हैं, कानून की हिंदी विधि का। और इस याद रखना कि यही जो थे वो मध्य भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे, विज्ञानेश्वर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड जो टॉपिक है मेडावल हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत पे। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो वो तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। अमीर खुसरो किसका दरबारी था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी था, वो अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। इसको फैक्ट को याद कर लो, बार बार आएगा। अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ठीक है। अच्छा, इसने सर्वाधिक 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा का मौका मिला। वही जो मैं आपको अभी कराया हूँ पिछले 1994 वाला क्वेश्चंस। प्रमुख कृतियाँ जो इंपॉर्टेंट हैं, किताबें, यूपीपीसीएस हर साल सवाल एक उठा रहा है मेडावल हिस्ट्री की किताबों से। तो किरान उन सादिन, खजाइन उल फुतू, तारीख़ अलाई, आसिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नूर सिपा व तुगलकनामा इसकी प्रमुख किताबें हैं। ठीक है। खजाइन उल फुतू और तारीख़ अलाई से अलाउद्दीन के शासनकाल की जानकारियाँ मिलती हैं। इस फैक्ट को याद रखना है, खजाइन उल फुतू और तारीख़ अलाई से अलाउद्दीन के शासनकाल की जानकारी। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? तो हसन गंगू जो था, ठीक है, याद रखना, हसन गंगू। दक्कन में अमीरान ए सादाह का विद्रोह हुआ था। ठीक है। इसी के बाद बहमनी राज्य की जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जफन खान उर्फ हसन गंगू एक सरदार था। उसी ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और बहमनी राज्य का उसने नींव डाला। कब? 1347 में। उसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी, असहनाबाद जो उसका नाम है। ठीक है। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो मीराबाई जो थी चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। ये दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखो, मीराबाई 1499 से 1546, तुलसीदास 1532 से 1623, चैतन्य महाप्रभु कौन है? 1486 से 1533, यानी इन्हीं के बीच ये दोनों जो लोग हैं वो सेम हैं। देखो, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु एक ही कालखंड के हैं। ठीक है। गुरु नानक जो हैं वो बाद में आते हैं। ठीक है। पहले आगे उनका पैदा, मतलब उनकी जन्म जो है 1469 में ही हुआ था। रामकृष्ण परमहंस तो बाद में आते हैं 1836 से 1886 तक। ये पूरा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी चीज़ें भक्ति काल में पूछा गया। टफ क्वेश्चन है ये काफ़ी। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? सम्राट अकबर ने दिया था मोहम्मद हुसैन को। याद रखना, प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता थे कश्मीर के दरबार में, उनके मोहम्मद हुसैन, उनको जरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है। याद रखना कि हुमायूं ने फारस और अफगानिस्तान, जब वो गया था, शेरशाह सूरी ने उनको हराया था, तो वो जितना निर्वासन था फारस और अफगानिस्तान में, तो उसी ने चित्रकला की, मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। ठीक है। और वहीं पर मुलाकात दो महान कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद से हुई थी, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर में कराया भी पिछले वीडियो में। ठीक है। अब्दुल समद की कृतियों का संकलन जहांगीर की गुलशन चित्रावली में किया गया है। किस में किया गया है? जहांगीर की गुलशन चित्रावली में किया गया है। फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। ठीक है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, मेवाड़ के राणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेव राय। ठीक है। 2 चीज़ें हैं। बाबरनामा का लेखक कौन है? तो तुर्की भाषा में लेखन किया गया है। ठीक है। 18 वर्ष की गतिविधियां जो थी पूरे से जीवन की, उस पर उसका उल्लेख है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कि राणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो राणा रणजीत सिंह के जो है, महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी वो थी, वो लाहौर थी। धार्मिक राजधानी हमारी जो कि उनकी कहाँ थी? वो अमृतसर थी। अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल, मैंने आपको बताया था अष्ट प्रधान इंपॉर्टेंट है। और अष्ट प्रधान से देखो फिर दोबारा सवाल पूछा है, किसके में थी? शिवाजी के काल में जो था 8 मंत्रियों का, 8 अधिकारियों का योग्य समूह था, जिसमें देखो पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में, अमात्य कौन है? आय व्यय के रूप में। पिछले वीडियो में मैंने इसको कराया था। वक्यानीस
मीस कौन था? राजा के दैनिक कार्यों का विवरण करने वाला। सुरुन मीस कौन था? राज्य की भाषा जो पत्र है उसके भाषा शैली का परीक्षक। सुमंत कौन है? फॉरेन मिनिस्टर यानी कि वही एस जयशंकर साहब। सर ए नौबत कौन है? सेनापति। सेनापति को याद रखना, सर ए नौबत, अमात्य मत लगा देना। पंडित राव कौन है? दानाध्यक्ष है और न्यायाधीश होते हैं। 8 लोग हैं। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? अभी मैंने कल ही बताया था वो कर्नाटक युद्ध, तो याद रखना अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध जो था वो भारतीय भूभाग पर फ्रांसीसियों के अंग्रेजों के बीच में क्षेत्र विस्तार के लिए हुआ था। कर्नाटक में नवाब अनरुद्दीन के खिलाफ चंदा साहब ने षड्यंत्र रचा, तो फ्रांसीसी थे वो चंदा साहब को, अंग्रेज जो थे नवाब अनरुद्दीन का साथ देकर के इन्होंने लड़ाई लड़ी। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 58 से 63 में हुआ था। ठीक है, अब बात आते हैं कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो सिंपल सी बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था वेदों की ओर लौटो, 1875 में उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब बात आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, सी हो गया, ये 2 काट दो। ठीक है, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन, बी लगा दो, ए हो गया आपका। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब आते हैं कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? सवाल पूछ रहा है कि प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो आचार्य विनोबा भावे। याद रखना कि गांधी जी ने 1940 में कांग्रेस के आग्रह पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। 1940 में ही कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। यूपीपीसीएस के 2024 वाला पेपर में रामगढ़ अधिवेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा था, तो फ्रेंड्स इसको याद रखना। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। विनोबा भावे जो थे 17 अक्टूबर 1940 को पहले सत्याग्रही थे, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई थी? तो ढाका में हुई थी। आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कौन इनमें से मध्यमार्गी नहीं था? तो मध्यमार्गी तिलक नहीं थे। तिलक जो थे वो बिल्कुल जो थे वो गरम दल से संबंधित थे। लाल बाल पाल जो है वो आप जानते होंगे नाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखो, पहला कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब होता है? 1887 में मद्रास में होता है। पर अध्यक्षता कौन किया था? बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। मौलाना अबुल कलाम ने 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया था जो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और 1940 जो मैं अभी बताया उनके रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उनका जो है उसका क्या अध्यक्षता की थी। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो थे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसे थे जो कांग्रेस के सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा इसमें से किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, याद रखना, सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। लेकिन इसको याद रखना, इसमें यहाँ पे दिया गया कि फेमस कौन क्या है? भगत सिंह किए हैं, इसलिए फेमस यहाँ पे नाम ऑप्शन में भगत सिंह ही दिया गया है। अब बात आता है 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा हिंसा हो गया था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में यहाँ पे संघर्ष हो गया और 12 फरवरी को उन्होंने वापस ले लिया था। 4 फरवरी डेट याद रखना, ये पूरा जो हिंसा हुई थी 4 फरवरी चौरी चौरा वाला। ठीक है, अब बात आती है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता का संबोधन उनके नाम से स्टार्टिंग किया था। और याद रखना सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया? इकोनॉमिक ड्रेन थियरी, तो याद रखना दादा भाई नेहरू ने दिया था। ठीक है, अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में सिद्धांत दिया था। पूरी पुस्तक जो है 1901 में ये प्रकाशन इसका हुआ था। अब बात आते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पे। निम्न में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग देखना, अक्साई शब्द ही पूरा क्या ना, उइगर भाषा। उइगर मुस्लिम का नाम आपने सुना होगा, चाइना जहाँ पे दमन करता है उस मुस्लिमों का, तो उइगर भाषा से आया है। ठीक है, ध्यान देना ये काराकोरम श्रेणी का भाग है। काराकोरम श्रेणी का भाग है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि किन राज्य समूह में से किसमें भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक वन है? तो IFSR का रिपोर्ट मैं आपको अपडेटेड दे दूंगा आज, नोट्स उसका मैं उस पर नोट्स बना रहा था अभी बैठ के, IFSR 2023 का। और मैंने आज आपको टारगेट में भी दिया है, जो डेली टारगेट मैं देता हूँ आपको प्रीलिम्स के लिए, उसमें मैंने आपको IFSR रिपोर्ट 2023 को पढ़ने की टारगेट दिया था। मैं उसका नोट्स भी शेयर कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार रट लेना अच्छे से। ठीक है, अभी मैंने कुछ टेलीग्राम पे नोट्स दिए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगी। प्रीलिम्स से पहले बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत यूजफुल कंटेंट। ठीक है, अब बात आती है परियोजना और उसका लोकेशंस।
तो भाखड़ा नांगल कहाँ पे है? सतलज नदी पे है, ठीक है। नागार्जुन सागर कहाँ पे है? तो याद रखना इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हीराकुंड, इडुक्की और नागार्जुन सागर, कन्फ्यूजन करना है। इडुक्की कहाँ पे है? पेरियार नदी पे है। सी का 2 लगा लो, सब खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। नागार्जुन सागर कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है, और इडुक्की पेरियार पे है, ठीक है। ये पूरा कहाँ पे? पेरियार नदी, याद रखना, इडुक्की पे। और नागार्जुन सागर कहाँ पे? यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और इडुक्की केरल में है। इसके बाद आपका जो आता है आपका हीराकुंड उड़ीसा में है, ठीक है, महानदी पे। 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ पे हुआ है? तो सरयू पार मैदान में हुआ है। सरयू पार में नलकूप का इसमें बहुत आउटडेटेड डेटा है, हालांकि मैं आपको डेटा एक दूंगा प्रीलिम्स से पहले, जिसमें यूपी में सिंचाई का परसेंटेज और बाकी यूपी में कुछ नई योजनाएं, जैसे यूपी समझ जो भी सारी चीज़ें होंगी वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कहाँ पे है? धारवाड़। अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ ज्योग्राफी में कि सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कहाँ पे? धारवाड़ है। इसमें प्रमुख धातु जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता वगैरह मिलते हैं, ठीक है। कुड़प्पा का तंत्र जो है उसकी अपेक्षा कम है। गोंडवाना जो है, ध्यान देना, कोयले के कारण है, कोयला खाना इंपॉर्टेंट है, गोंडवाना श्रेणी। अब आता है ब्राज़ील, क्यूबा, कीनिया, जाम्बिया। उसकी राजधानी पूछा है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, ठीक है, क्यूबा का हवाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रख लो, क्यूबा का हवाना लगा दो, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया लगा दो, बी ऑप्शन सबका हो गया। कीनिया का नैरोबी और जाम्बिया का लुसाका, ठीक है। अब आते हैं हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ मिलती है, उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो टर्की के वान झील में पाई जाती है, ठीक है। डेड सी में पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट साल्ट लेक भी है, तो सबसे अधिक देखें तो अगर टर्की के वान झील में पाई जाती है। कौन सा शीत समुद्री जलधारा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री जलधारा पे सवाल फ्रेंड्स हर साल आते हैं, और ये मतलब समझो कि सदाबहार टॉपिक है, समुद्री जलधारा, स्थानीय पौने, सवाल एक आएगा, जरूर आएगा। तो याद रखना फ्रेंड्स, हम्बोल्ट की जो धारा है, पेरू का जो हम्बोल्ट का जलधारा है, उसको एक जल्दी ठंडी जलधारा है और दक्षिण प्रशांत सागर में ये बहती है, ठीक है। गैलापागोस द्वीप पे जो है, याद रखना, पेंगुइन पक्षी रहते हैं यहाँ पे। और ये धारा कहाँ मिलती है? तो उत्तर विश्वती धारा में जाकर के मिल जाती है। उत्तरी प्रशांत की जो धारा है, क्यूरेशिया गर्म धारा है, ठीक है, इसको सुसीमा भी बोलते हैं। दक्षिण अटलांटिक में भी धाराएं बनती हैं, एक बड़ी बनाती है इसको। ये ब्राज़ील जो धारा एक गर्म जलधारा है, ठीक है। और उत्तर अटलांटिक जो गल्फ स्ट्रीम है, बल्कि बहुत सारे गर्म जलधाराओं का क्या है, एक समूह है, कोई अलग से एक जलधारा नहीं है, बहुत सारी जलधाराओं का एक समूह है, गर्म जलधाराएं सीधे, ठीक है। संसार की सबसे सर्वमहत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? स्वेज नहर है। स्वेज नहर पे 2 पोर्ट मैंने पिछली वीडियो में कहा था, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर को जोड़ती है। नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पे है? तो मिस्र का ये भाग है। सिनाई प्रायद्वीप बहुत न्यूज में था, ये अभी इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा था इसके बीच में, सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। सर्वाधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? तो जापान में, ठीक है, जापान में। अब बात आती है इसमें कि चीन के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखो, याद रखो फ्रेंड्स कि देखो, वांगहो नदी जो है चीन का शोक है, सही है, और शंघाई सबसे बड़ा केंद्र है आर्थिक, बाकी दोनों गलत है, ठीक है। अब जनसंख्या नगरीकरण, इसको इग्नोर कर दो, ये बिल्कुल आउटडेटेड डेटा दिया गया है। अब आते हैं हम लोग पॉलिटी पे। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का जो संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना फ्रेंड्स कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ था। किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यहाँ पे सवाल में ऑप्शन में आपको माउंटबेटन योजना दे देगा या स्टेटमेंट में दे देगा, गलत मत करना फ्रेंड्स, ठीक है। दिसंबर 1946 में हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। इस समिति में कितने सदस्य थे टोटल? तो 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ये समिति कब बनी थी? तो 29 अगस्त 1947 को बनी थी। कब बनी थी? 1947 को बनी थी। भारत के संविधान में पूछा गया कथन है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। गलत है सीधे, ये शक्तिशाली केंद्र की रचना नहीं की है, ठीक है। केंद्र की रचना है लेकिन संघीय प्रणाली से उसका कोई मैच ही नहीं है, ठीक है। तो ये सीधे ध्यान दो कि उसका सही एक्सप्लेनेशन बिल्कुल कर ही नहीं रहा है।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर जो इसको शामिल किया था आर्टिकल 51 क में। ठीक है, सिंपल सवाल है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। याद रखना, सभी संघ राज्य क्षेत्र होते हैं राष्ट्रपति के एजेंटों के रूप में कार्य करते हुए प्रशासक द्वारा प्रशासित होते हैं। आर्टिकल 239 में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक उसका प्रशासन करेगा जिस मात्रा तक वह ठीक समझता हो। 239 आर्टिकल पढ़ लेना है दिल्ली। अब फ्रेंड्स 239 आर्टिकल को भी बताना है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, कमेंट करना आप। अब बात आते हैं कि एक वर्ष में निम्न में से कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स याद रखो कि कम से कम 2 बार वर्ष में संसद की बैठक होना अनावश्यक है। ये आर्टिकल 85 में कहा गया है, 85 में ये बातें हैं। ठीक है, तो याद रखना, राष्ट्रपति जो होता है समय समय पर प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखना है कि अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर सदन बुलाना ही पड़ता है। ठीक, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है? संघीय संविधान को दिया है, सीधे बात है, केंद्र सरकार को। याद रखो कि आर्टिकल 248 में, ये फ्रेंड्स याद रखना, आर्टिकल 248 भी नोट कर लो। जो फैक्चुअल डेटा उसको नोट करते जाओ कॉपी में साथ ही साथ, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। याद रखो कि ऐसी जो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो तीनों सूची में नहीं है, यानी संघ, राज्य और समवर्ती में नहीं है, उन सूचियों पर कानून बनाने का जो काम है, विधि बनाने का, वो किसको है? केंद्र सरकार को है। ठीक है, और ये ध्यान दो कि ये पूरा जो है अवशिष्ट शक्तियाँ देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमें केंद्र को मिली हुई है, केंद्र सरकार को। ध्यान देना कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ध्यान देना कि इससे संबंध जो है पद्धति अलग है। ठीक है, इन संविधान में सभी राज्यों को शक्तियाँ मिली, लेकिन भारत में क्या है कि केंद्र को मिली। इसीलिए भारत को बोलते हैं कि सशक्त केंद्र का निर्माण किया है भारत ने। ठीक है, भारत के संविधान सभा ने, जरूरी भी था, उस वक्त की परिस्थितियाँ ऐसी थी और अभी भी वैसी हैं। भारत ने मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन के सदस्य नहीं, उसे मंत्री के पद से मुक्त होना पड़ता है 6 माह के बाद। 6 माह तक का समय होता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 5 भी याद रखो, क्लॉज 5, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 ऐसे दे सकता है। तो देखो 6 महीने के भीतर कहीं ना कहीं या तो चयन, या तो निर्वाचन सदस्य बन जाओ या कहीं से मनोनीत हो जाओ, लेकिन आपको सदन में आना पड़ता है। 6 महीने का टाइम होता है मैक्सिमम। आर्टिकल 75 क्लॉज 5। ठीक है, किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो यूपी का है। यूपी में लोकसभा 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब बात आती है कि केंद्र और राज्यों के बीच में फिस्कल विवादों के निपटारे के लिए प्रमुख एजेंसी कौन है? तो वित्त आयोग है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग जो है वो मुख्य कार्य करती क्या है कि वित्त का न्यायपूर्ण वितरण करती है, बंटवारा करती है। ठीक है, अब बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत के प्रमुख विधि परामर्शदाता कौन है? तो प्रमुख जो है वो आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। सहायक कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, और एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। इसी पे स्टेटमेंट दे करके 2024 में सवाल फिर पूछ दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? विकासशील है। ठीक है, विकासशील। अब बात आती है कि 8वीं योजना में जीडीपी का जो है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, कौन? नेशनल जो इनकम है वो एस्टिमेट करता है। तो याद रखो फ्रेंड्स, एनएसए। ठीक है, एनएसए द्वारा जो है ये आंकड़े जो है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसके द्वारा पूरा जो है ये आंकड़े प्रदर्शित होते हैं। 2011-12 को बेस ईयर माना गया है। रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है? बॉम्बे में है। रिजर्व बैंक करता क्या है? नोटों का निर्गमन करता है, सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करता है, साख नियंत्रण करता है, विदेशी विनिमय पर जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर कंट्रोल करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इतने सारे कार्य हैं। सवाल स्टेटमेंट में दे देगा 4-5 और ये पूछ देगा, तो आपको याद रखना सारी चीज़ों को। ठीक है, नेफेड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफेड। ठीक है, तो नेफेड किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से संबंधित एक संस्था है नेफेड। ठीक है,
यह प्रबंधन, वितरण और कृषि से संबंधित जो कुछ चुनिंदा वस्तु जैसे आलू, प्याज, सेब इसके निर्यात की व्यवस्था करता है। स्थापना कब हुई थी, याद रखना फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1958 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। देखना फ्रेंड्स, यही रिपीटेड सवाल कैसे पूछेगा आगे चल के, 2017-18 के बीच में सवाल पूछा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड संस्था है नेफेड। कब गठन हुआ है, 2 अक्टूबर 1958 में हुआ। लुसेंट में ये चीज़ें फैक्ट गलत दी गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाऊँ, लुसेंट में अगर देखना पढ़ना इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, नेफेड ट्राइफेड जहाँ दिया गया वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, हाल ही में भारत में हुए बैंकिंग सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर बेस्ड थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो एन नरसिम्हन थे। एन नरसिम्हन जो थे, उसके मतलब नरसिम्हन समिति जो थी बैंकिंग सुधार के लिए गठित की गई समिति थी, जिसने रिपोर्ट 1998 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। अब 1993 में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा के अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए समिति गठित की गई थी, ठीक है। याद रखना फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार ने टैक्स के पूरा जो ढांचा है उसकी जांच के लिए 1991 में प्रोफेसर राजा जी चलैया की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। तो फ्रेंड्स, इस पर आप याद रखो, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए, ठीक है, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति बनी थी। कब बनी थी, 1993 में बनी थी। और 1991 में प्रोफेसर राजा जी चलैया की समिति में कर ढांचे में, टैक्स रिफॉर्म में, उसके लिए एक समिति बनी थी, ठीक है। और 1991 में प्रोफेसर राजा जी चले एक समिति में जो कर ढांचे को यहाँ पे उसने सुधार करने के लिए पूरे बनाया था। याद रखने वाली चीज़ ये है फ्रेंड्स कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसको याद कर लेना। 1991 राजा जी चलैया, 1993 RN मल्होत्रा, 1998 कौन है, नरसिम्हन समिति। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको इस तरह से आपको याद कर लेना है। भारत में केंद्र सरकार के कर आय के 2 बड़े स्रोत क्या है, तो केंद्रीय उत्पाद कर, निगम कर, ये गलत है। अब ये नए जो है वो डेटा आएगा, GST वगैरह तमाम सरकार ने ला दिया है, तो इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो, भारतीय रुपए को परिवर्तनीय बनाया गया। इंडियन रुपीज हैज़ बीन मेड फुली कन्वर्टेबल ऑन अगस्त 1994 में। चालू खाते पे ध्यान देना फ्रेंड्स, चालू खाता जो है करेंट अकाउंट, उसको पूर्व कन्वर्टेबल बनाया गया, कंप्लीटली जो है फुली कन्वर्टेबल है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है वो अभी तक पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं बनाया गया। फ्रेंड्स, स्टेटमेंट इस चीज़ को याद कर लो कि पूंजी खाता जो है कैपिटल अकाउंट वो परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। चालू खाता परिवर्तनीय है पूर्ण तौर से, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि देखो, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। देखो, इसमें से छोड़ दो, इसमें देखो बाकी चीज़ें, इसमें सवाल जो पूछा गया कि कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता है, तो आयकर। आयकर सीधे व्यक्ति पे लगता है, उसको छोड़ो, आसान सा सवाल है। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति सर्वाधिक लाभ पाता है। देखो, जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन महंगाई जब बढ़ती है, इन्फ्लेशन का जब उसमें जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ध्यान देना कि इससे क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित होता है। जब अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था होती है उसको प्रोत्साहन मिलता है, तो जो ऋणी होता है, जो कर्ज लिया रहता है, उसको लाभ होता है, क्योंकि जब वो कर्ज उसी अवस्था में लौटाएगा तो उसका मूल्य जो होता है, जो कर्ज लिया था उसके मूल्य से कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बात को रखना कि इसमें फायदा में कौन होता है, ऋणी। साहूकार जो धन दिया रहता है उसको घाटा होता है, ठीक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो याद रखना फ्रेंड्स कि इसका मतलब यही है कि जो योजना में जो निहित जो सब्सिडी दी जा रही है उसका भार कम हो, इसीलिए दाम बढ़ाया जाता है। भारत में हाल में आयात के 2, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आउटडेटेड डेटा है। ये आता है साइंस का, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट इसका दिया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाई, किसके द्वारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो है एक घनत्व मापी यंत्र है। लेक्टोमीटर से दूध या किसी घनत्व का द्रव्य का जो है उसका डेंसिटी मापते हैं, ठीक है। और इसके बाद पोटेंशियोमीटर जो है वो विभव मापी यंत्र है, ठीक है। और इसके बाद याद रखना है 2 चीज़ और भी है कि किसी भी बोतल में पानी जब भरा जाता है तो उसे जम नहीं जाता, क्योंकि तो बोतल टूट जाती है। क्यों, याद रखना, क्योंकि आयतन जो उसका वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बर्फ स्थान अधिक घेरेगा, बोतल टूट जाती है।
इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना पे जो चित्र बनता है, याद रखना फ्रेंड्स, वो तो छोटा होता ही है तभी तुमको दिखता है, बाकी उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, ये चीज़ याद रखना, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। यानी जो हमारी जो रेटिना होती है आँख पे, इसमें जो चित्र बनता है वो उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है आप, बिल्कुल। अब बात आती है कि मनुष्य आदतः वह गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। कारण क्या है कि पसीना जो होता है ना वो इवोपरेट नहीं होता है, ठीक है, इवोपरेट नहीं होता है जल्दी। अब जब इवोपरेट होता है जल्दी तो इसके बाद समझो कि फिर क्या होता है, ठंडी का अनुभव में होता है, लगता है कि कुछ हाँ शरीर पे हवा लग रहा है। प्रेशर कुकर के अंतर्गत उसके अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है किस पे, तो याद रखना ऊपर के क्षेत्रफल जो छेद होता है उसका क्षेत्रफल और उस पर कितना वजन रखा गया है। जल का जो क्वथनांक होता है वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है, जो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वायु का दबाव बढ़ जाने पे क्वथनांक बढ़ जाता है और दबाव घटता है तो क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर का जो ध्यान देना कि उच्चतम ताप है उस पर छेद का क्षेत्रफल कितना है और उस पर वजन का कितना रखा गया उस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब बात आती है कि पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर कोई गेंद गिराई जाएगी, अ बॉल थ्रोन आउटसाइड फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वो फिर क्या रहेगा कि फिर उसी जैसे ही गिराएगी उसी पथ पे फिर वो घूमती रहेगी पृथ्वी पे, ठीक है। रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ऑन सेम ऑर्बिट विथ सेम टाइम पीरियड एज ए सेटेलाइट, जिस सेटेलाइट से जैसे सेटेलाइट चल रही है वैसे उसी के हिसाब से वो घूमती रहेगी, ठीक है। प्रेशर इनसाइड द सॉप बबल, साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का प्रेशर क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब से उसके अंदर का प्रेशर जो होता है वो अधिक होता है। फ्रेंड्स याद रखना कि साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बहुत कम होता है। ध्यान दो, घोल के बुलबुले बड़े होते हैं, पृष्ठ तनाव जब यानी सरफेस टेंशन जब कम होता है तो ध्यान देना कि साबुन के घोल की एक बूंद जो होती है शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल को गीला करती है, कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझना, जो चीज़ें बताई जा रही है। जो सन ग्लास होता है उसका पावर कितना होता है, 0 होता है। डायप्टर क्या होता है, लेंस को मापने की क्षमता डायप्टर में मापी जाती है, ठीक है। तो धूपी चश्मे में डायप्टर नहीं होता, लेंस में उसको नहीं यूज किया जाता है। मिराज किस चीज़ का उदाहरण है, याद रखना, मृगतृष्णा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण क्या है, मृगतृष्णा है। फ्रेंड्स याद रखो, 2 शर्तें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए अनिवार्य होती हैं कि प्रकाश की किरण जो होगी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती होगी, सघन से विरल, ठीक है। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अन्य एग्जाम्पल क्या है, हीरा जो चमकता है काफ़ी, रेगिस्तान में जो मृगतृष्णा होती है, कांच में जो दरार आती है उससे कांच चमकता है, ये सारी जो है उसके इफेक्ट होते हैं। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लाल रंग का जो विकर्ण होता है, प्रकीर्ण मतलब विचलन जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। वेवलेंथ उसका काफ़ी हाई होती है, इसी कारण से जो है उसका विचलन कम होता है, इसीलिए खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग होते हैं। और नीला रंग तो मतलब साफी विचलन सबसे किसका होता है, नीला रंग का होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें देखो, कुछ जो खोज होते हैं याद कर लो। डीजल इंजन की खोज डीजल ने की थी, सेफ्टी लैंप की खोज डेवी ने की थी, और कार्बोरेटर तथा गैस इंजन की खोज डेम्पलर ने की थी। और जो याद रखना, गैस इंजन की खोज किसने की है, तो फिर याद रखना डेम्पलर ने की है, ठीक है। कौन सा मूल तत्व है, तो याद रखो मूल तत्व क्या है, एलिमेंट पूछ रहा है तो रेत क्या है, मूल तत्व है। हीरा, शक्कर, संगमरमर ये क्या है, ये ध्यान दो। तो किसी न किसी के अपरूप है, किसी जो मूल तत्व एलिमेंट है उसका क्या है कि अपरूप है। अब हीरा का जो याद करो तो कार्बन ही तो है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो याद रखो कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इस पर जो है कोई मतलब न तो इसकी मात्रा प्रोटॉन के बराबर होती है, लेकिन कोई इस पर आवेश होता नहीं, न्यूट्रल होता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम की खोज न्यूटन ने की थी, ठीक। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के द्वारा आकर्षित होती हैं और एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो बस ये चीज़ें हैं। बाकी आता है कि स्टडी ऑफ जूलॉजी किससे डील करता है, तो जूलॉजी डील करता है जीवित और मृत दोनों जानवरों से, उसी से दोनों से संबंधित है। बैक्टीरिया कैन बी सीन, सूक्ष्म जीवाणुओं को किससे देखा जा सकता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी सूक्ष्म, तो उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है।
सवाल पूछा है कि सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से कोई भी सही नहीं है। कारण क्या है, ये जीवित और मृत रेखा पर होते हैं नहीं, वनस्पति जानक सीमा पर रेखा होते हैं, सिर्फ इस पर नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं। यानी देखो सर्वव्यापी जीव है, हर जगह होते हैं, जल थल जीवित मृत वस्तु पौधा पक्षी हर जगह उन पर सूक्ष्म बैक्टीरिया होते ही होते हैं। तो किसी जगह पे फिक्स नहीं है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला है। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, सीधी बात। अब आते हैं हम लोग कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा सवाल। ये सारे सवाल जो है रिपीटेड साइंस के रिपीट हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम ये हृदय की धड़कन और नाड़ी जो का संचालन का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके स्रोत क्या हैं? स्रोत जो है वो मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां अच्छे स्रोत हैं। इसमें ध्यान देना फ्रेंड्स कि जो पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सेव माना जाता है, सेव। ठीक है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोडियम जो है वो क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सहायक होता है, जल का संतुलन शरीर में बनाता है। ठीक है, और याद रखना लौ जो होता है, लौ से होता है क्या कि रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है। और याद रखो कि जो शरीर में ऑक्सीजन का संभाग होता है, इसी कमी से क्या होता है? रक्ताल्पता रोग होती है। ठीक है, ये चीज़ों का आपको याद रखना है। बात आता है कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोनास साल्क ने किया था तैयार 1954 में। ठीक है, और मुंह से दिए जाने वाली जो पोलियो की दवा है उसकी खोज एडवर्ड साबिन ने की थी, 1957 में की थी। ठीक है, बाकी इसमें से जो याद करने वाली चीज़, ये क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन गलत दिया, मतलब आउटडेटेड है, गलत नहीं है, आउटडेटेड है। सवाल इसमें याद रखना कि पृथ्वी जो सेकंड मिसाइल है वो धरती से धरती पे मार करने वाली मिसाइल है, धरती से धरती, याद रखना। और मारक क्षमता कितनी मैक्सिमम है? तो 250 किलोमीटर। मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ध्यान देना कि बार बार मारक क्षमता पे करंट अफेयर में सवाल पूछे गए हैं कि कितनी उसकी मारक क्षमता है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की जो सप्लाई की गई थी, तो वो सवाल आए थे 2024 में। तो मारक क्षमता पे आपको पढ़ते जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, और बाकी इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। चकमा शरणार्थी कहाँ पे हैं? तो बांग्लादेश के निवासी थे। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश में आते हैं, उनको बाहर किया गया था। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों के विकास के लिए और उन्हें स्पर्धाशील बनाने के लिए गठित की गई थी, आबिद हुसैन समिति। बस ये याद रखो, बाकी कुछ नहीं इसमें से याद करना है। बोहरा समिति का गठन 1993 में हुआ था। किस लिए हुआ था? कि जो राजनीतिक हैं और अपराधी उनके बीच में क्या संबंध है, गठबंधन है, उसकी जांच के लिए हुआ था। और इसी के पश्चात ऑपरेशन तीसरी आंख जो है सरकार ने चलाई थी बाद में 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मिसलेनियस क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नव्य न्याय संप्रदाय के स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो गंगेश थे। न्याय दर्शन की जो प्रवर्ती शाखा, बाद की शाखा थी नव्य न्याय। ठीक है, नियो न्याय, उसका प्रवर्तक 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय ने किया था, गंगेश उपाध्याय। और उसकी बुक है तत्व चिंतामणि, उसी में इस संप्रदाय का जो है पूरा इस संप्रदाय का मान्य ग्रंथ है। बिहार में मिथिला और बंगाल में नवद्वीप इसके पठन पाठन के केंद्र थे, किसके? नव्य न्याय संप्रदाय के। ठीक है, कौन क्या था? गंगेश। पुस्तक क्या है? तत्व चिंतामणि। ठीक है, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? तो आनंद मठ जो है वो बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। कथानक सन्यासी विद्रोह पर इसका पूरा बेस्ड है। और भारत का राष्ट्रगीत इसी बुक से लिया गया है। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैं आपको 1994 और 1995 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको न आता हो, सारी चीज़ें रिवाइज ही हो रही हैं आपकी। और अब कल हम लोग 1996 1997 के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से मैं 2024 तक एक दिन में 2 पेपर सॉल्व करा करके 20 दिन के अंदर पूरा पेपर मैं कंप्लीट करा दूंगा। फ्रेंड्स 6 तारीख से पहले, 6 सितंबर से पहले, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको 1 महीना 10 दिन पहले मैं आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा के दे दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, बस सपोर्ट करते रहिए। आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।